हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्निंग एनसाइक्लोपीडिया। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने मोमेंटम के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने फर्स्ट लॉ पहले क्यों नहीं किया, सेकंड लॉ पहले कर रहा हूँ। तो देखो, फर्स्ट लॉ को समझने से पहले हमें ना सेकंड लॉ को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब सेकंड लॉ को पहले समझेंगे तो अच्छा रहेगा। फर्स्ट लॉ में थोड़ी नशे आ जाती है तो थोड़ा अच्छा होता है। तो निकाल लीजिए कॉपी और पेन और बने रहिए हमारे साथ। बस मैं अपना मार्कर्स भी ले लेता हूँ। कहाँ है? अच्छा, वहाँ पर है। अच्छा, तो सबसे पहली बात, व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये कहता है द नेट एक्सटर्नल फोर्स। आइए किताबी भाषा पर देखते हैं। Net external force acting on a body is directly proportional to the rate of change in momentum. The net external force acting on our body is directly proportional to the rate of change in momentum. ठीक है, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ। ठीक है, तो ये तो बात रही किताबी भाषा की। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा हम और जानने की कोशिश करेंगे। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी होता है इसमें शायद, बट ये मैंने मेन चीज मैंने लिख दी। द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और बहुत आगे भी इसकी चीज है, बट मतलब यही एक मेन है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आगे कोई चीज नहीं है, मतलब बस इतना ही है। द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए आप एक गाड़ी चला रहे हैं। आप गाड़ी चलाते आपको पता चला कि अरे हमें घर तो बहुत जल्दी पहुंचना है। इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स का मैच है, तो जल्दी जाते हैं, गाड़ी भगाते हैं अपना। तो उस वक्त आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आपको अपनी गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ानी होगी। मतलब आपको वेलोसिटी बढ़ानी होगी। तो जब आपको वेलोसिटी बढ़ेगा तो आपका वेलोसिटी बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? आपको और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको और ज्यादा एक्सेलरेटर दबाना पड़ेगा। ठीक है, आपको और ज्यादा एक्सेलरेटर दबाना पड़ेगा, आपको और ज्यादा गाड़ी पे फोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही हम लोग वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं, फोर्स को अपने आप, जब हम फोर्स ज्यादा एक्सर्ट करेंगे तो वेलोसिटी ऑब्वियसली वेलोसिटी बढ़ेगी ही। ठीक है, तो मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। कम फोर्स लाएंगे कम रहेगा, कांस्टेंट फोर्स लाएंगे तो कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा, या और अगर हम कम फोर्स लाएंगे तो कम वेलोसिटी रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि लेकिन वेलोसिटी भी मोमेंटम के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और हम जनरली मोमेंटम को ही लेते हैं। तो फिर क्या होगा? मतलब कि देखिए, जैसे P इज इक्वल टू एम वी, वैसे M इज इक्वल टू P बाई वी। जहाँ P बाई वी M कॉन्स्टेंट, M क्या है? M तो कॉन्स्टेंट हो गया। स्टेप की रेशियो हम लोग न्यूटन के जितने भी लॉ होते हैं, देखिए आइंस्टीन, जब तक आइंस्टीन नहीं आया तब तक हम लोग मास को हमेशा कांस्टेंट ही मानेंगे। मास को तो कांस्टेंट, मतलब मास में कोई बदलाव नहीं आएगा।
रेशियो में हो तो फिर p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, मतलब मोमेंटम बढ़ने लगेगा जैसे इससे वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे मोमेंटम भी बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि मान लीजिए सर्टेन v था, सर्टेन वेलोसिटी थी उस ऑब्जेक्ट की, तो सर्टेन वेलोसिटी में उसकी कुछ मोमेंटम थी। तो जब वेलोसिटी बढ़ी मतलब वेलोसिटी में कुछ चेंज आया, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज आया, तो जब चेंज इन वेलोसिटी हो गया तो चेंज इन मोमेंटम भी हो जाएगा। और चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, इतना उतार लें आप। चलिए, तो जैसे जैसे वेलोसिटी में चेंज होता है मोमेंटम भी उस हिसाब से चेंज होगा। तो सबसे पहले इतना मैंने आपको थोड़ा सा रफ चीज अपने आपको बता दी, मैंने अपनी बेसिक चीज मैंने आपको बता दी। आप अच्छे से इसको नोट्स में अच्छे से एडजस्ट करके लिखिए। तो देखिए व्हाट इज, देखिए उसकी वेलोसिटी में चेंज आया, वेलोसिटी चेंज हुई मतलब कि एक दो मोमेंटम बनेगा। एक इनिशियल मोमेंटम जो कि इनिशियल वेलोसिटी से बना मोमेंटम, इसको मैं नाम देता हूँ P1। इसको मैं मान लूँ P1, तो कितना होगा, मास कांस्टेंट है, मास इनटू जब मोमेंटम में चेंज है यानी कि वेलोसिटी में चेंज है, मास का चेंज होने का सवाल ही नहीं है। या ऐसा भी नहीं है, आइंस्टाइन के हिसाब से मास चेंज होता है बट वो भी कब, छोटे पार्टिकल्स पे वो भी डिपेंड करता है, बट फिर भी हम अभी मास को कांस्टेंट मानेंगे। तो देखिए मास इनटू सर्टेन उसकी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में फॉर एग्जांपल v1 लेता हूँ। फाइनल मोमेंटम में एक बार देख लेता हूँ, फाइनल मोमेंटम में थोड़ी देर में कोशिश करता हूँ। फाइनल मोमेंटम P2 इक्वल टू P2 मैं तुमको क्या P2 तो आप कहोगे नहीं भाई। तो देखिए दो मोमेंटम निकले, मास इनटू वेलोसिटी और m इनटू v। तो देखिए तो फाइनल, तो अगर मैं दिखाऊं तो इस हिसाब से चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। P2 माइनस P1 क्या होता है बच्चा, P2 माइनस P1 हाँ P2 माइनस P1 कितना हो जाएगा, m इंटू V1 सॉरी m इंटू V2 फाइनल कर लो माइनस m इंटू V1। मतलब ब्रैकेट थोड़ा हटा देता V2 ये m इंटू V1 सॉरी m इंटू V2 माइनस m इंटू V1, m इंटू V2 माइनस m इंटू V1। तो हम लिख सकते हैं m को कॉमन ले लें, m कॉमन ले लें क्योंकि m तो कांस्टेंट है, तो मास इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना है, चेंज इन मोमेंटम कितना आया, चेंज इन क्या हो गया यार, अक्सर किसी का बत्ती गुल है, नया खरीदना पड़ेगा। तो अभी रेस्ट ही काम चलाना पड़ेगा, काम चलाओ चप्पू चलाओ। तो ये सारी बातें हैं, इतना आप उतार लें। तो देखिए तो यहाँ पर हमने क्या बात की, चेंज इन मोमेंटम की बात की। चेंज इन मोमेंटम, मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात नहीं की। देखिए मैंने अब ये भी जितना चीज किया, मैं सिर्फ चेंज इन मोमेंटम का बात करूँ। चेंज इन मोमेंटम, जब भी कोई चीज चेंज होता है तो उसमें फिजिक्स में जब भी कोई चीज का चेंज हम लोग डिनोट करते हैं तो जनरली उसके पीछे ये ट्रायंगल टाइप का सिंबल लगाते हैं, इसको हम डेल्टा कहते हैं। तो देखो डेल्टा पी इक्वल टू इतना, तो मैंने चेंज मोमेंटम निकाला, ना ही कि रेट ऑफ चेंज मोमेंटम निकाला। बच्चों देखो भाई, देखो जब भी हम किसी चीज की रेट निकालते हैं, चाहे वो चेंज हो, चाहे कुछ भी हो, तो हम उसमें टाइम जोड़ कर देते हैं, हम उसमें टाइम का डिवीजन कर देते हैं, हम उसको डिवाइडेड बाय टाइम कर देते हैं। जब भी हम किसी चीज का रेट निकालना होता है मैथमेटिक्स फिजिक्स में, रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी हाँ पर 100 डेज पे भी डिवीजन करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए भी। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी
रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या किया जाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट में I100/PT। रेट ऑफ इंटरेस्ट के फॉर्मूला में मैथ्स के ये किया जाता है ऐसे कुछ पर। उसमें भी बाई, उसमें भी डिवीजन ही किया जाता है। किससे डिवीजन किया जाता है? बाई I100/PT से किया जाता है, टाइम से। जब भी रेट की बात है तो हम टाइम को देखेंगे, तो हम लोग टाइम से डिवाइड करेंगे। तो रेट ऑफ चेंज मोमेंटम आ जाएगा m इंटू V2 माइनस V1 बाई टाइम। ऐसे भी लिखेंगे तो चलेगा, ऐसे भी लिखेंगे तो चलेगा। मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, बात तो एक ही है। आप सोचेंगे अरे ये कोई जाना पहचाना फॉर्मूला है, याद रखो, कोई ना कोई जाना पहचाना फॉर्मूला है ये, याद करो। जल्दी बताओ, V2 माइनस V1 चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम कितना होगा? V2 माइनस V1 बटे टाइम कितना होगा बताओ। तो अरे ये तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। मजा आ रहा है? आ रहा है मजा? मजा आ रहा है? ये बेटा मजा आ रहा है कि नहीं? तो देखिए, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम m इंटू V2 माइनस V1 बाई टाइम। तो इसको हम लोग देखेंगे तो कितना आएगा? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इसको मैं R से डिनोट करता हूँ। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितना है? m इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखिए, मोमेंटम का एक और फॉर्मूला होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का इतना फॉर्मूला होता है, इतना सा। अब क्या करेंगे? तो क्योंकि लेकिन पिछले जो मैं इससे पहले जो अभी मैंने बताया था कि मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम की रेट ऑफ क्या लिखा है? न्यूटन सेकंड में body is directly proportional to the rate of change in momentum. Rate of change in momentum मतलब कि the net external force rate of change in momentum से directly proportional है। तो फिर force is directly proportional to rate of change in momentum. Rate of change in momentum। तो आप लिखें रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम तो m है, तो हम साफ साफ लिख सकते हैं ना, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m a। मतलब कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को देखें तो अकॉर्डिंग टू दैट लॉ ये हो जाएगा कि m a। हम यहाँ पर m की वैल्यू ऐसे सपोज की गई है कि मतलब देखिए कांस्टेंट के लिए, क्योंकि मास कांस्टेंट है तो k भी हम लोग कांस्टेंट मानेंगे, और क्योंकि वेलोसिटी भी मास फोर्स के साथ बढ़ रही है तो फिर हम लोग उसे ये कहेंगे। चलिए इतना उतार लिया। तो फोर्स इक्वल टू के इंटू एम एस, सॉरी। तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या है? के की वैल्यू है 1। के की वैल्यू हम लोग यहाँ 1 सपोज करेंगे। सपोज हम लोग 1 सपोज कर लेंगे। तो F इज इक्वल टू 1 इंटू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। ये एक फॉर्मूला है ग्रेविटेशन। ये जो न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है ना, इसका ये तो स्टेटमेंट हो गया और ये हो गया इसका फॉर्मूलेटेड चीज। इसी को निकालने के लिए हमने इतने सारे पापड़ बेले। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और हाँ शेयर भाई जरूर करना। तो बाय बाय।